जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, साथ ही साथ ड्यूटीज के प्रीवियस ईयर 130 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। साथ ही साथ इसका हम हर एक ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये दोनों पीवाईक्यू जो है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आपको बाइलिंगुअल समझ में आए। साथ ही साथ आप हमारे 812 वन ईयर के करंट अफेयर्स की पूरी एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं। साथ ही साथ मार्च महीने की करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं और मैंने यही साथ इंडियन पॉलिटी का एक मैराथन रिवीजन सीरीज भी लिया है, आप जरूर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के जो भी मेन बेसिक कंसेप्ट है ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसी बेसिक कंसेप्ट पे पूरा का पूरा ये दोनों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये जस्टिसेबल है, यानी कि हम कोर्ट में जाकर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसेबल, यानी कि डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो कोर्ट में जाकर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स क्या है? आपको पॉलिटिकल जस्टिस देता है ये फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी क्या देता है? हमारे स्टेट को इकोनॉमिक, साथ ही साथ सोशल जस्टिस देता है सोसाइटी को। और फंडामेंटल राइट क्या? लीगल सैंक्शन है, यानी कि फंडामेंटल राइट स्टेट को करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन है कोर्ट के थ्रू, या आप अपने गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी ये लीगल सैंक्शन नहीं है। डीपीएसपी में अगर कोई बात बोली गई है तो ये स्टेट को करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर वो मोरली प्रेशर में आके कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर लीगल सैंक्शन नहीं है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे? पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक को सबसे ज्यादा ये प्रायोरिटी देगा, यानी कि अगर पर्सनल आपके जो भी हित है, साथ ही साथ आपके परिवार के हित, इसके ऊपर फंडामेंटल से ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन डीपीएसपी क्या करता है? डीपीएसपी ये पूरे होल सोसाइटी को एक कंसेप्ट बनाकर ये इसके ऊपर काम करता है। साथ ही साथ ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यूज करता है ताकि हमारी सोसाइटी वेलफेयर की तरफ जाए। साथ ही साथ वो कॉमन गुड का हमेशा यह कंसेप्ट होता है। और ये क्या करता है? ये वेलफेयर स्टेप का सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन डीपीएसपी करता है। अगर ये ऑटोमेटिक फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली एनफोर्स किया जा सकता है विदाउट किसी लॉ के, लेकिन डीपीएसपी को फोर्स करने के लिए आपको कोई ना कोई लॉ जरूर बनाना पड़ता है। अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है लॉ का, तो क्या होगा? कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन फंडामेंट यानी कि डीपीएसपी के बारे में अगर कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या करेगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये फोर्सेबल नहीं है। लेकिन डीपीएसपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट को जो होता है वो लीगल अपनी किसी भी लॉ की लीगैलिटी चेक करने के लिए, साथ ही साथ कोई स्टेट की वेलफेयर है कि नहीं ये चेक करने के लिए डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इसी के ऊपर पूरे की पूरा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डिपेंड करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 28 है। ये क्या करता है? राज्यों द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 31 में क्या था? ये क्या था? फंडामेंटल राइट था, जब 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन अभी 6 है। इसको बाद दिखाकर क्या किया? इसे लीगल राइट बनाया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को बात करके इसे 330A में इसे लीगल राइट बनाया गया। 29 और 30 क्या है? ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ये माइनॉरिटी 29 ये कलेक्टिव राइट्स है और 30 जो है ये माइनॉरिटी के लिए है। क्या करेंगे? वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। और 28 यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो आपने चूज करना है, साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस करना है। हम इसी तरह से पूरे के पूरे प्रश्न लेंगे ताकि आपका रिवीजन डबल हो सके। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 25 तक है, यह सही है। भाग 3 में ये फंडामेंटल राइट्स है, उस भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, यस, इसे बाय इम्पोज किया जा सकता है लॉ से। कौन सा आर्टिकल है? ये 32 एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, साथ ही साथ हाई कोर्ट का ये आर्टिकल, साथ ही साथ 13 है, 142 है, ये कि कंप्लीट जस्टिस के लिए लागू किया सकता है। अगला देखेंगे। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, यस, राइट टू लाइफ। अभी आपने देखा होगा यूथनेसिया को क्या लीगल राइट बनाया है, लेकिन कौन सा? पैसिव यूथनेसिया को लीगल राइट बनाया है। एक्टिव यूथनेसिया को ये नहीं बनाया गया, हमेशा याद रखे। यूथनेसिया को पैसिव यूथनेसिया अभी कानूनी मंजूरी है, एक्टिव यूथनेसिया को नहीं है हमारे देश में। अगला देखेंगे। मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए नहीं। हमने कहा से लिए है? हमने फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए है। और कहा से? बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए का, वैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ये कथन ऑप्शन नंबर डी कहे कि मौलिक अधिकार ब्रिटेन से नहीं, हमने यूएसए से लिए है और इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यदि कोई बच्चा 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाले एक फैक्ट्री में काम करा पाया जाता है तो भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद का ये उल्लंघन होगा? इसका इसका सही जवाब है ये उल्लंघन होगा अनुच्छेद 24 का। 23 और 24 जो आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट अगेंस्ट यानी कि राइट अगेंस्ट ये किसके लिए है? ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए, हमेशा याद रखें। 23 और 24 जो है वो राइट है इसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और 25 से लेकर हमने 28 तक देखा क्या था? राइट टू रिलीजन के लिए था। और ये किसके लिए? ये आर्टिकल नंबर 24। और 23 में क्या है? ट्रैफिकिंग है, यानी कि बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, साथ ही साथ उनको फोर्स लेबर भी नहीं पार्टिसिपेट किया, ये आर्टिकल नंबर 13 में है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमसे देखिए, गलत पूछा गया है। मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों के संबंध में सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय एक अंपायर के रूप में स्थापित हुआ, यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय रीट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, यस डेफिनेटली ये आदेश दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, नहीं, यह उल्लेख नहीं है। ये 129 का आर्टिकल जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि वो गाइडेंस का रूप में काम कर सके। अगला देखें, यानी ये नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती नहीं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि ये दोनों यानी 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 है। हमेशा याद रखें, अनुच्छेद 29 जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और भारत के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के किसके द्वारा? ये प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये रीट्स दी हुई है। हमने जो आर्टिकल दिया अनुच्छेद 32, इसको क्या कहते हैं हम? संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था? ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था। इसमें कितने प्रकार के रीट्स है? 5 प्रकार के रीट्स है। एक है बंदी प्रत्यक्ष का हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस, अधिकार पूछा क्वो वारंटो, और ये है सर्टिवर यानी कि उत्प्रेषण। और एक है कौन सा? प्रतिषेध ही एक है। आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखते हैं हम, इससे क्या करना है, इसे मैच द फॉलोइंग करना है। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? कि टू हैव द बॉडी, यानी कि आप जो भी व्यक्ति है उसको क्या करो? कोर्ट के सामने पेश करो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। परमादेश का मतलब क्या होता है? वी कमांड, यानी कि आदेश देना, ये ऑप्शन नंबर 2 है। अधिकार पूछा को वारंटो को क्या करना है? इसका हम जांच करेंगे, क्या दावे की जांच करना है, यह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले से आ गया है ये। और उत्प्रेषण रीट का क्या करेंगे? इसका है कि टू बी सर्टिफाइड, यानी कि प्रमाणित किया जाना। ये हमेशा रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, मैंडमस का क्या मतलब होता है, को वारंटो का और सर्टियोरी का, यानी कि उत्प्रेषण का। प्रतिषेध का नीचे दिया। ये रीट्स है किसमें? आर्टिकल 32 में। ये सुप्रीम कोर्ट का है। और 226 किसमें है? ये हाई कोर्ट में है। और किसने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे कौन से कहते हैं? उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी कि सदनीय अपराध कहते हैं। जैसे कि मर्डर हुआ, रेप हुआ, किडनैपिंग हुआ, इसके लिए क्या इसे किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, सीधा उसको अटक किया जा सकता है। और ये डिटेंशन जो है, जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये 22 में दिया है। देखिए, प्रोटेस्ट यानी कि अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन करना, ये दोनों के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल नंबर 22 में है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी जैसे कि चोरी डकैती वगैरह करना है। और आपको देखना है कि डिटेंशन के बारे में हम आगे देखेंगे। ये डिटेंशन करते समय कितना मैक्सिमम 3 महीने तक किया जा सकता है डिटेंशन, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो क्या करेगी? कितने भी समय के लिए बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन ये मैक्सिमम 3 महीने कर सकते हैं। जिसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक बॉडी बनती है, यानी कि क्या करेंगे? वो सलाह लेंगे। उसमें क्या होता है? एक बॉडी बनाएंगी, उसमें सलाह में हाईकोर्ट के जो जज होंगे वो उसकी बॉडी रहेगी, वो सलाह देंगे। अरेस्ट के बारे में जो पावर है हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तरह के 2 सबसे आवश्यक हथियार कौन से? इसका सही जवाब है ये है इक्वेलिटी एंड लिबर्टी। ये जो लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े आवश्यक हथियार है। साथ ही साथ हमारे डेमोक्रेसी से 4 पिलर है। कौन से? एक है लेजिस्लेटर, एक है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और एक मीडिया है। ये 4 हमारे क्या है? डेमोक्रेसी के पिलर है, यानी कि पाए कहते हैं हम इसको। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? इसका सही जवाब है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 21 में दिया है। और 21A में क्या दिया है? राइट टू एजुकेशन दिया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जोड़ा है। प्रिवेंशन डिटेंशन जो है, हाँ, ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल नंबर 22 में है, हमने ऊपर लिया था। और फ्रीडम टू असेंबल ये कहाँ पे है? ये 19 में है। 19 में हम लेने वाले, ये बी में दिया है। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी 19 में 6 स्वतंत्रता है। यह हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, और उसकी ट्रिक भी है ताकि आपको कभी भूला ना जाए। अगला देखिए, के धर्म अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि गलत कथन चुना।
एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है, यस हमने देखा। राइट टू फ्रीडम किसमें है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। हर कोई एक धर्म चुनने और उसे पालन करने के लिए स्वतंत्र है, ये सही है। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। जबरन धर्मांतर की स्वतंत्रता, ये नहीं है, यानी कि फ्रीडम टू फोर्स कन्वर्जन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और ये रिलीजियस फ्रीडम जो दिया है वो 25 से लेकर 28 तक है। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था, तब प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। क्या किया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को बात करके क्या किया, हमने लीगल राइट बना दिया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ये कहाँ पे, आर्टिकल 330A में बनाया था। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसने, इनके गवर्नमेंट यानी कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने किया था। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये इंदिरा गांधी जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है यह है आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 15 में ये पावर दी है कि स्टेट क्या कर सकता है, ये अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए किसके, सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड पीपल क्लासेस, SC ST उनके लिए कुछ प्रावधान कर सकता है, यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये कौन सा आर्टिकल है, राइट टू इक्वेलिटी में दिया है, 14 से लेकर कितना 18 आर्टिकल दिया है, ये राइट टू इक्वेलिटी है। आर्टिकल 14 में कौन सा है, ये है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी सब समान होंगे, कानून के सामने कैसे होंगे, सब समान होंगे। आर्टिकल 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वली क्या मिलेगा, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आर्टिकल 17 में क्या है, या क्या दिया है, ये अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को हमने क्या किया, बात की है, ये आर्टिकल 17 में दिया है अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने का अनुदान? इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 39A के तहत ये दिया गया है। और अनुच्छेद 39 ये क्या है, ये है डीपीएसपी दिया है कि हमको क्या करें, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के कौन करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और ये कैसे, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं। देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 4 डीपीएसपी जोड़े गए थे और 3 नए शब्द जोड़े गए थे, हमेशा याद रखें 3 शब्द जोड़े गए थे। और 3 शब्द कौन से जोड़े थे, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी, आपको एक शब्द बताना है। और 7th अनुसूची में, जो भी 7वीं अनुसूची में है, उसमें से स्टेट सब्जेक्ट में वाक्य दिया 3 सूची दिए है, एक स्टेट की है, एक सेंटर की है, साथ ही साथ एक कॉन्करेंट लिस्ट है। उनमें से स्टेट सब्जेक्ट में से क्या किया, 5 सब्जेक्ट को कहा डाला, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। और आपको ये 5 सब्जेक्ट के नाम बताना है जो 5 विषय डाले हैं। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये 4 डीपीएसपी जोड़े गए, हमेशा याद रखे। आर्टिकल नंबर 39 आर्टिकल 39A हमने देखा कि क्या करेंगे, फ्री इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दी जाएगी। 43A है, आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। साथ ही साथ 48A देखेंगे। ये जो आर्टिकल्स है ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं, हमेशा याद रखें। मैं बता देता हूं कि 33A में क्या है, ये क्या है, वर्कर का क्या करेंगे, हम वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे। 48A में क्या है, ये 48A में है, क्या करेंगे, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसकी हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ये दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? इसका सही जवाब है, हमने देखा ये आर्टिकल नंबर 16 है। या क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कहां पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। और साथ ही साथ ये देखिए, इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये ग्राउंड हमेशा याद रखे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इसके भरोसे पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए तो हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम दे सकते हैं। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, हमने देखा क्या, ये टाइटल को क्या खत्म किया गया। हमने 17 देखा, 17 में क्या, अनटचेबिलिटी को क्या किया, हमने बात कर दिया। और आर्टिकल 15 का, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्या कहीं भी पब्लिक जगह पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 है। ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित, हमने ऊपर ही ले लिया था, ये है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ये किसके, ये राइट टू फ्रीडम हमने देखा, राइट टू फ्रीडम का ऐसे 19 से लेकर 22 तक है राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वेलिटी देखा हमने 14 से लेकर 18 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता पहले ही देखे कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है 25 से लेकर 28 तक है। ये देखेंगे कि कल्चरल एजुकेशनल राइट जो है ये है 29 और 30 में। 29 का जो राइट्स है ये कलेक्टिव राइट्स है, यानी कि किसी को भी ये यूज कर सकते हैं। लेकिन 30 जो राइट्स है ये माइनॉरिटीज के लिए है। और कौन सी माइनॉरिटी, एक रिलीजियस माइनॉरिटी, साथ ही साथ
ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आपको बताना है कि हमारे भारत देश में कितनी माइनॉरिटीज है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है व शोषण को? देखिए हमने ऊपर ही देखा कि फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, हमने ऊपर देखा ये है आर्टिकल नंबर 23। ये क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या कहता है? ट्रैफिकिंग को बात करता है, साथ ही साथ फोर्स लेबर को बात करता है। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? बच्चों को क्या, बच्चों 14 यानी कि कम उम्र के बच्चों को क्या किया नहीं जाएगा, काम के लिए कहीं भी फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा। हमने देखा 25 से लेकर 28 तक क्या देखा हमने? रिलीजियस राइट देखे, हमने रिलीजियस राइट देखे रिलीजियस के लिए। और कौन सा है? आर्टिकल नंबर 20 जो है, ये हम शायद रखे, आर्टिकल नंबर 20 ये किसके लिए है? ये आपको आपके प्रोटेक्शन, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपका प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल नंबर 20 है। और उसके लिए कौन से? 3E हमेशा याद रखें, 3E। इसमें क्या होता है देख मैं बता देता हूँ। एक्स फैक्टो एक्स पोस्ट लॉ है, उसमें है एंड ऑफ डबल जियोपॉरिटी, साथ ही साथ एविडेंस अगेंस्ट यू। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स पोस्ट लॉ, अगर आप क्राइम करते समय जो लॉ होगा उसी के साथ आपको सजा दी जाएगी, एक्स पोस्ट लॉ में है। एंड ऑफ डबल जियोपॉरिटी का मतलब है कि जब आपने एक ही गुनाह किया तो आपको दोबारा सजा नहीं होगी। और एक्स एविडेंस अगेंस्ट यू में क्या है? इसमें है कि एविडेंस अगेंस्ट यू में आपने जो भी गुनाह किया है, लेकिन आपको अगर पुलिस ने जबरदस्ती आपका बयान लिया तो ये आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज नहीं किया जाएगा, ये दिया है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश सिद्धांतों गांधीवादी सिद्धांत के बारे में है? देखिए मैं बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी गांधीवादी सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को कहीं भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया गया। हम अपनी सुविधा के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करते हैं 3 भागों में, एक गांधीवादी सिद्धांत के साथ ही साथ सोशलिस्ट और लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को हम 3 भागों में डीपीएसपी को डिवाइड करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमेशा याद रखिए। न्यायपालिका को कार्य यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये जो है ये इंटेलेक्चुअल का है, हमेशा याद रखिए, ये इंटेलेक्चुअल है। ग्राम पंचायत शाखा संगठन का ये गांधी जी का है कि गांधी जी ने क्या कहता कि हम गांव का विकास करेंगे, इसके आर्टिकल नंबर 40 में दिया है। समान नागरिक कायदा, ये भी इंटेलेक्चुअल का, ये 44 है। समान काम के लिए समान वेतन, हमने देखा कि 42 है, ये भी ये है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ये गांधी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? इसका सही जवाब है ये ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 22 में ये दिया है। हमने अभी 3E के बारे में किया कि एक पोस्ट फैक्टो लॉ, एंड ऑफ डबल जियोपॉरिटी, साथ ही साथ एंड ऑफ क्या अगेंस्ट यानी कि एविडेंस अगेंस्ट यू, ये नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल नंबर 20 में है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वारंट यानी कि प्रोटेस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में है। हम इसके भी बारे में देखेंगे कि आपको डिटेंशन करने के लिए मैंने ऊपर बताया कि हम मैक्सिमम 3 महीने कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की पावर है कि वो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बॉडी सलाहकारी बॉडी बनाई जाएगी, उसमें हाईकोर्ट के जज होंगे, लेकिन पार्लियामेंट कभी तक बढ़ा सकती है अरेस्ट। और 19 हमने देखा, 19 के अभी 6 है, 6 स्वतंत्रता दे आर्टिकल नंबर 19 में, तो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार का उल्लेख किया गया? इसका सही जवाब है वो 19(6) में है, ये हमेशा याद रखते। 19(a) के बारे में सी में दिया है। और आपको देखना है कि ये स्ट्राइक का अधिकार नहीं है, हमेशा याद रखिए, आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दिया जाता। और ये जो है यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2011 से ये दिया गया है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर ये 12 है। 12 में स्टेट की पूरी डेफिनेशन दी है। और ये आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। हमने देखा क्या करेंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन कौन से ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्राउंड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये हमेशा याद रखें, ये इसका मतलब ये शॉर्ट फुल फॉर्म है, ये क्रिस्प होता है। और आर्टिकल 13 में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इतने बता रहा हूं, आप जरूर। सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किस आर्टिकल के अंदर ये बाध्य है? इसका सही जवाब है ये आर्टिकल नंबर 20 है। यह आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? ये राइट टू लाइफ है। आपको क्या करेगा?
राइट टू डिग्निटी भी देगा, डिग्निटी चाहिए, तभी आप जीवन जगते समय क्या होना चाहिए, सबको सही कानूनों का पालन करना चाहिए, सामाजिक कल्याण होगा, तभी हो क्या करेंगे, हम काम करने की परिस्थिति में रहेंगे। आर्टिकल 70 हमने देख ही लिया, क्या अनटचेबिलिटी को, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, 5 ग्राउंड दिया हमने। 19 के 6 जो आर्टिकल्स है जो आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, बोलने के बाद क्या करोगे, आप किसी सभा में आयोजित करोगे, वो भी कैसे, बिना पीसफुल चाहिए, कोई हथियार नहीं चाहिए। सभा बनने के बाद क्या होगा, संघ बनेगा, संघ बनाएंगे यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाएंगे, संघ बनेंगे तो क्या करेंगे, हम घूमेंगे, यानी कि पूरे देश में फिरना होगा, यानी कि वहाँ घूम सकते हैं। फिरना होगा तो क्या होगा, हम थकेंगे, थकना तो मतलब क्या करेंगे, हम आराम करेंगे, इसके लिए निवास की सुविधा दी है। और साथ ही साथ आराम करने का हम कुछ तो चाहिए, अगर आराम करेंगे कुछ तो जीवन जीने के लिए चाहिए ना, तो क्या रहेगा, हमारा लाइवलीहुड का जो भी साधन रहेगा वो रहेगा, यानी कि व्यवसाय जो रहेगा वो रहेगा। ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, हमेशा याद रखें। पहले बोलने की आज़ादी, सभा बुलाएंगे, उसका संघ बनाएंगे, उसके बाद सबको लेकर घूमेंगे, फिर थकने के बाद आराम करेंगे, और एक ही जगह स्टेबल होने के बाद हम व्यवसाय के लिए। ये 6 जो स्वतंत्रता है ये 19 के तहत दी गई है, आपको याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को वो प्रतिबंधित करता है? हमने ऊपर ही देखा कौन सा है, आर्टिकल नंबर 20 है। और धार्मिक शिक्षा के बारे में जो भी रिलीजियस फ्रीडम है कहाँ पे दिया है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। मैं आपको आर्टिकल पूरे रट्टा कर दूंगा, मैं इसे बता बस है। 29 से और 30 क्या है, ये रिलीजियस कौन सा है, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल और यहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। ओके, और आर्टिकल नंबर 27 से लेकर 28 तक क्या है, ये राइट टू रिलीजियस राइट है, रिलीजियस राइट है हमेशा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ये है अनुच्छेद 26 में ये पूरी दिया है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 5 क्या है, 5 से लेकर 11 तक क्या सिटीजनशिप है, भाग 2 में दिया गया है। आर्टिकल 21 का है लिव विद डिग्निटी। आर्टिकल 30 हमने देखा कौन सा, ये किसके लिए राइट्स है, ये 29 और 30 किसका राइट है, ये है एजुकेशनल, साथ ही साथ कल्चरल राइट्स है, ये 29 और। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? हमने पहले ही देखा कि पार्ट नंबर 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये किसके, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कितने हैं, 6 है, हमने ऊपर देखा। पार्ट नंबर 2 क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर 6 में क्या है, ये राज्य के पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, राज्य का डिटेल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक ये राज्य का है। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 में डीपीएसपी जोड़ा है। और भाग 4 ए में क्या दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी है स्वर्ण सिंह कमेटी की तहत, कितने हैं, 11 है, अभी देखेंगे। सभी अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म या भाषा के आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? हमने ऊपर ही देखा कौन सा अधिकार की गारंटी देगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 24 के लिए डी होगा। हमने देखा 29 और 30, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने देखा, कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन स्थापन करेंगे, माइनॉरिटी स्थापन करेंगे। 30 ओके, 25 में दिया है आप किसी भी धर्म का स्वीकार कर सकते हैं। 28 को हमने देखा, 28 से लेकर 25 से लेकर 28, ये क्या है, यानी कि रिलीजियस राइट है। आर्टिकल 36 में क्या दिया है, ये स्टेट की डेफिनेशन दी है, स्टेट की डेफिनेशन दिया है किसके संबंध में, ये डीपीएस के संबंध में। और डीपीएस का मूल उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो भी किसी लॉ की है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डीपीएसपी का यूज करेंगे। ये आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन है, किसके, डीपीएसपी संदर्भित। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे क्या किया, हमने लीगल राइट बनाई है। आर्टिकल 330 ए में ये लीगल राइट है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसी वजह से। और आपको देखना है इसके कौन प्रधानमंत्री थे, हमने ऊपर ही देखा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हमेशा याद रखें, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तब इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यह चेंज किया है। 50 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? इसका सही जवाब है 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, इससे बात कर रहे थे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन जैसी नीतियां
समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगी, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16(4) में ये दिया है कि ये आरक्षण यानी कि अगर आप किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को ये किसी बैकवर्ड कम्युनिटी जैसे कि एससी एसटी या बैकवर्ड कम्युनिटी या विकर सेक्शन को अगर आप रिजर्वेशन देते हो क्या पे जॉब में प्रमोशन के समय, तब ये क्या जाएगा, ये समानता के अधिकार उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और आपको ये जजमेंट देखना कि इंदिरा साहानी जजमेंट है, उसमें क्या गया 50% से ज्यादा क्या गया टोटल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये साहानी जजमेंट ने ये दिया है कि 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा अगर आप, लेकिन क्या किया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या देगा कि एससी एसटी के लिए वो लिमिट पार कर सकते हैं अगर उनके एडवोकेट क्या हुआ रिजर्व एडवोकेट एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो ये दे सकते हैं। हमने ऊपर देखा कि 44 में क्या है समानता है, 20 में देखा कि क्या है राइट टू लाइफ है, और 50 में देखा क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है, क्या किसी विशेष धर्म का प्रचार करना है, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, यस ये हो सकता है। बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना नहीं, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन हमने कहा 29 और 30 देखा है। शोषण को रोकना स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 के लिए 20 सही होगा। और आर्टिकल कौन से है 29 30 हमें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसकी है, यह डीपीएसपी की सोच है। कंप्लीट फ्रीडम है, नहीं कहीं भी नहीं दे सकता। आर्थिक न्याय टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी डीपीएसपी का बारे में है। राजतंत्र यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करा टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यस ये फंडामेंटल राइट्स का क्या है उद्देश्य है। हमने देखा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से 12 से लेकर 35 तक, और डीपीएसपी कहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार अभी नहीं है। राइट टू वोट, ये क्या फंडामेंटल राइट्स है, नहीं ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये क्या है, ये सिर्फ आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है। कहाँ पे दिया है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया 21 साल से घटाकर 18 उम्र कितने किया, ये वोटिंग के लिए 18 साल कर दिया गया है। राइट टू इक्वेलिटी, ये फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू फ्रीडम रिलीजन हमने देखा 25 से लेकर 28 तक, ये भी है। राइट टू फ्रीडम ये भी देखा है। ये दो सब क्या है फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन राइट टू वोट ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को वो सुनिश्चित करता है, इसका सही जवाब है राइट टू प्राइवेसी को ये सुनिश्चित करता है। राइट टू एजुकेशन कहाँ पे दिया है 21A में दिया है, ये क्या है, ये डीपीएस पे भी मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स पे भी मेंशन है और फंडामेंटल ड्यूटीज में है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जरूर पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियां तथा शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। हमने ऊपर देखा अभी आए अनुच्छेद नंबर 16 में ये प्रावधान दिया। हमने 14 देखा, 19 देखा, 19 में हमने 6 अधिकार देखे, और आर्टिकल नंबर 46 में कौन सा है, ये डीपीएसपी है, हमेशा याद रखें। डीपीएसपी कहाँ से 36 से लेकर 51 तक है। और डीपीएसपी 46 में क्या है, 46 में है क्या करेंगे एससी एसटी या विकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लास के जो भी व्यक्ति होंगे उनको क्या करेंगे, हम इनका प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे प्रमोशनल एजुकेशन में करेंगे, साथ ही साथ इनका इकोनॉमिक एजुकेशन में करेंगे, और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी स्टेट क्या करेगा प्रिजर्व करेगा। ये 46 में दिया है। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है, इसका सही जवाब है ये सोशल इक्वेलिटी देता है। 17 में क्या है अनटचेबिलिटी है, 18 में क्या है ये टाइटल को बात करने के बारे में है। लेकिन अनटचेबिलिटी शब्द का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह डेफिनेशन नहीं दी है, हमेशा याद रखें। इसकी कोई डेफिनेशन अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमेशा याद रखेगा। इनका अनुच्छेद 19 उपलब्ध क्या रहता है, इसका सही जवाब है 6 स्वतंत्रता। हमने के 6 फ्रीडम देखा, पहले ऊपर देखा कि आपको बोलने की आजादी है, बोलने के बाद क्या करेंगे आप सभा जमा करेंगे, लेकिन कैसा होना चाहिए पीसफुल, कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। उस सभा का हम आप संघ भी बना सकते हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। संघ बना के क्या करेंगे घूमेंगे, आवागमन करेंगे कहीं भी हमारे देश में, उसके साथ क्या करेंगे उसके घूमने के बाद थकान होगा या निवास करेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और जब रहेंगे तो उसकी आपकी जीविका के लिए कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा या व्यवसाय करना पड़ेगा। ये 6 फ्रीडम ये 19 आर्टिकल में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किसके संदर्भ में है, हमने देखा ये क्या फंडामेंटल राइट्स ऑफ किसके है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है, क्योंकि 25 से लेकर 28 तक क्या है हमारे रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ये ऑप्शन नंबर डी होगा।
ये गवर्नमेंट पर नहीं, ये डीपीएसपी तो है ही नहीं। डीपीएसपी कहाँ से चालू होता है, ये 36 से लेकर 51 तक है, ये डीपीएसपी है, ये राइट्स है। लेकिन में से कौन सा मूलभूत अधिकार शामिल नहीं है? राइट टू इक्वेलिटी है, देखा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी देखा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा, 33, 24। राइट टू स्ट्राइक है, मैंने ऊपर बताया कि नहीं, आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता देखा, 25 से लेकर 28 तक है। इसका सही जवाब है ये, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। आप देखेंगे, ये मैंने बता रहा था कि उत्प्रेषण रह गया था, नहीं सर्टियोरी, कौन सा रह गया था, प्रतिषेध रह गया था, जो मैं रीट्स बता रहा था कि हेबियस कार्पर यानी कि बंदी प्रतिषेधकरण, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार पृच्छा दिया है। और इसका सही जवाब यानी कि उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। वी कमांड हम आदेश जैसे का आदेश है, परमादेश में है। टू हैव द बॉडी क्या है इसमें, ये हेबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रतिषेधकरण। टू फॉरबिडन किसका है, ये फॉरबिडन ये प्रतिषेध यानी कि प्रतिषेध। और अधिकार पृच्छा में क्या करते हैं, हम उसको पूछते हैं कि किसके यानी कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो आप इस पोस्ट पे हो, ये अधिकार पृच्छा में दिया है। रीट का अर्थ गिरफ्तार किए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना, हमने देखा टू हेबियस कार्पस है, ये हेबियस कार्पस ऑप्शन नंबर ए। परमादेश में क्या, मैंडम कोई कमांड कोई आदेश देगा। प्रोहिबिशन में क्या करेगा, कोई काम करने से कोर्ट रोक देगा। अधिकार पृच्छा में क्या किया जाएगा कि आप किस इस पोस्ट पे हो, तो क्या आप बताएं कि आप वैलिड पोस्ट है कि नहीं। माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने डाला है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहा से हमने कौन से है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहा से डाला है, ये कौन सा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया है। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कब डाले, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन देने के बाद हमने क्या डाला, फंडामेंटल ड्यूटीज डाला। ये कौन से आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन उसने कितना रिकमेंडेशन दिया था, 8, लेकिन हमने कितने डाला, 10 डाला। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक और डाला, और टोटल कितने हुए फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए अब 11 हो गई, ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, क्या द्वारा जाए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा यह किया जाता है। और आपको देखना है कि इम्पीचमेंट यानी कि अनुच्छेद 61 में दिया है, और आपको ये हमेशा याद रखना, इस इम्पीचमेंट में राज्य विधानसभाओं के मेंबर भाग नहीं लेते। हमेशा याद रखें, जब राष्ट्रपति ऊपर महाभियोग चलाया जाता है तब राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन महाभियोग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, इसका सही जवाब है कितने अनुच्छेद थे, 395 मूल आर्टिकल्स थे। अभी कितने हैं, 448 के ऊपर आर्टिकल्स अभी हो चुके हैं, क्योंकि हम सब क्लॉज डालते रहते हैं। और कितनी अनुसूचियां है, अनुसूचियां 12 है। और कितने भाग है, हमारे संविधान के भाग कितने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखेंगे, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 और 20 को ये कभी भी क्या कहता है, निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अनुच्छेद 358 के तहत क्या करेंगे, जो भी 19 आर्टिकल दिए, आर्टिकल नंबर 19 से कब सस्पेंड किया जा सकता है, जब वार हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि नेशनल इमरजेंसी वार की वजह से लगी या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी, तभी 19 को क्या किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता। आर्टिकल 358 का यूज करके 19 के पूरे फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, हम सस्पेंड कर सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल यानी कि 359 के तहत प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट की पावर है कि वो पूरे राइट्स को क्या करेगा, सस्पेंड करेगा टू मूव कोर्ट एनफोर्सिंग एनी फंडामेंटल, जो भी आपने अपने अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, उसको किसी भी कोर्ट में जाने से रोकने का ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 359 हमेशा। और ये पावर किसके पास है, ये प्रेसिडेंसी के पास है। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि 20 और 21 को क्या किए, कभी भी कौन सी भी इमरजेंसी लगे तब भी ये सस्पेंड नहीं होंगे, ये कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में देता है, हमने देखा कौन सा होगा, ये आर्टिकल नंबर 21 है। ये आप क्या करेगा, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यूथनेशिया अभी हाल ही में चल रहा है, इसी वजह से पैसिव यूथनेशिया ये आर्टिकल 21 के तहत परमिशन दिया गया है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया को परमिशन नहीं दिया गया, हमेशा याद रखेगा। आर्टिकल 9 के हमने देखा चेक्स देखा, आर्टिकल नंबर 22 में देखा कि हमने प्रोटेक्शन देगा, अरेस्ट के बारे में, साथ ही डिटेंशन के बारे में देखा। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, आपको कन्विक्शन करने की हमने बताया कि 3E वाला फार्मूला वो कन्विक्शन वाला आर्टिकल नंबर
20 में ही दिया है। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस में उल्लेख किया गया, हमने देखा आर्टिकल नंबर 17 में दिया है। ये क्या होगा, ये इक्वेलिटी, सब समान होंगे। 19 में हमने 6 देखा। 32 रीट्स देखे हमने। रीट्स कितने हैं, 5 प्रकार के देखे हमने, जो आपको हमेशा पाठ होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया, ये आर्टिकल नंबर 17 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये कौन सा ये है किया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाएगा, ये शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये हमेशा देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स के भी अंदर आता है, साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और ये डीपीएस के भी बारे में आता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके बारे में जरूर पड़ेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, ये भाग नंबर 4, ये डीपीएस, ये किसका है, भाग 4(a) में ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमेशा याद रखें फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक लाभ बता देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या होता है कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए लागू है, भारतीयों के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, फॉरेनर के ऊपर नहीं, हमेशा याद रखें। कई तरह से सरकार की नीतियों को सीमित करता है। सरकार ने शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ निर्देश स्पष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार द्वारा नहीं दी जा सकती। कौन सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स होंगे, इसको ये उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा कौन से है, ये भाग 4(a) में दिया है, और डीपीएसपी कहां से, भाग 4 में दिया है, 36 से लेकर 51। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद आर्टिकल 22 में दिया है। क्या दिया है हमें, सर्टन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में दिया है। और ये 3 जो ई है, ये आर्टिकल 20 के बारे में, हमेशा याद रखें आर्टिकल 20 के बारे में 3 हमने ऊपर देखा। चलो मैं ये बता दूं कि डिटेंशन करने की जो पावर है किसके पास है, संसद के पास है, लेकिन मैक्सिमम किसी को व्यक्ति को डिटेंशन 3 महीने तक किया जा सकता है, लेकिन संसद ये बढ़ाकर कितना भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड चाहिए, और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, हमने पहले ही ऊपर देख लिया। आर्टिकल कौन सा 10 में क्या है, ये यहाँ पे ये सिटीजनशिप दिया है 5 से लेकर कितना 11 तक, 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप भाग 2 में दिया है। और आर्टिकल 35 में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, साथ ही साथ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये उसको और क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि हेल्थ को इंप्रूवमेंट करेगा, ये स्टेट करेगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 47 में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, इसका सही जवाब है राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, हमने क्या इसे लीगल राइट बनाया दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, हमने देखा 23 से 24, समानता का अधिकार हमने देखा 14 से लेकर 18 से, फिर वो है राइट टू एजुकेशन 21 ए दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी का हमने लीगल राइट बनाया क्या 330 में दिया है। चलो, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में ये समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है। और हमने देखा कि पूरे के पूरे आर्टिकल्स हमने एक ही साथ देखा है, और देखिए हमेशा याद रखें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमेशा याद रखें, ये ओनली सिर्फ भारतीयों के लिए, ये कभी कभी पूछते हैं कि ये कौन सा आर्टिकल नहीं है। अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि 1948 यानी कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। ये उपरोक्त सभी है, हमेशा याद रखें, क्योंकि ये डिक्लेरेशन बहुत बड़ा है, प्रीमियल में हो, डीपीएस में हो, फंडामेंटल राइट्स में है, क्योंकि डिक्लेरेशन का इतना चैप्टर है कि कोई भी ना कोई क्लास आ ही जाता है। इस संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की, ये देखिए ये अनटचेबिलिटी बहुत बार आया है, इसका सही जवाब है आर्टिकल 17 है। और अनटचेबिलिटी की जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी, हमेशा याद रखें। 14 देखा, 16 देखा क्या है, या 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, 40 में सब इक्वल होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार यह प्रदान किया गया है, इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 70 के तहत ये सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है। और आर्टिकल 20 के हमने देखा 3E, हमेशा याद रखें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 और ये टाइटल को समाप्त करना। इस संविधान के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किसी मूलभूत अधिकार का स्वरक्षक समझा जाता है? किसको समझा जाएंगे? ये जुडिशियरी को समझा जाएगा। पार्लियामेंट रक्षण करेगा? नहीं। प्रेसिडेंट नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं। और ये किस किस अनुच्छेद का उपयोग करके? देखिए, अनुच्छेद 32 और 226 का अनुच्छेद का ये रीट्स का यूज करके क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स का क्या कर देंगे, ये गार्डियन करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 142 हमेशा याद रखें, ये बहुत ही है, कंप्लीट जस्टिस देने का काम करता है आर्टिकल 142। अगर न्यायालय को लगता है कि किसी लॉ में नहीं है, किसी चीज में भी नहीं है, उसे न्याय मिलना चाहिए, तो इस अनुच्छेद 142 का यूज करके वो क्या करेगा, कंप्लीट जस्टिस देने की जुडिशियरी कोशिश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। उनके अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म का स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका सही जवाब है ये मानवता के अधीन नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी आते हैं तो 25 के अनुसार यह क्या है, इसका अधीन नहीं आएगा। लेकिन 25 पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर अगर रहा तो क्या धर्म के अधिकार को रिस्ट्रिक्शन दिया सकता है? यस। हेल्थ के बारे में भी और मोरालिटी के बारे में। हेल्थ का तो आपने उदाहरण देख लिया कि कोरोना के समय क्या गया था, कोई भी धार्मिक या रिलीजियस रैली को भी बंद किया था, और गैदरिंग को, धार्मिक रिलीजियस जो भी गैदरिंग उसको बंद किया था। क्या? क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। 3 हमेशा याद रखें, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के बारे में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम पे ऊपर, या राइट टू किसी भी फ्रीडम के ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और हमेशा याद रखें कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, ये पूरे के पूरे एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। हमेशा याद रखें, फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे एब्सोल्यूट नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही जवाब होगा ये अनुच्छेद 14 जो है, ये पूर्ण का पूरा क्या करता है, विधायक सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। क्योंकि क्या कहता है, ये कानून के समान सब समान होंगे, कानून के समान सब समान, इसलिए क्या होगा, सबके ऊपर एक ही कानून ला होगा। हमने देख लिया। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के में किसे सम्मिलित नहीं करता? इसका सही जवाब है वो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। हिंदू शब्द में बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आती है, पारसी भी आते हैं। और अनुच्छेद 25 क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं किसकी, रिलीजन की। लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन ये नहीं करता, ये उपलब्ध नहीं करता, ये 25 में दिया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति के अधिकार को ये संरक्षण देगा? ये इतना बड़ा है, आपने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर 25 है। अगला का अनुच्छेद 24 जोखिम पूरे कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन या निषेध करता है। ऐसा कैसा निषेध करेगा? ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करेगा। हमेशा याद रखें। 23 और 24 हमने देखा कौन से राइट है, ये एक्सप्लॉयटेशन के यानी कि शोषण के विरुद्ध राइट है। शोषण के विरुद्ध के ये शोषण के विरुद्ध ये राइट्स है। हमने देखा क्या नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ फोर्स लेबर नहीं कर सकते 23 में, और 24 में क्या नहीं कर सकते, जोखिमपुर फैक्ट्री में या किसी को बाध्य नहीं किया जाए। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का यह अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब हमने देखा कि आर्टिकल अनुच्छेद 30 में है। और 29 ये कल्चरल साथ ही साथ एजुकेशनल राइट है, लेकिन माइनॉरिटी को ये 30 में दिया है। ये कलेक्टिव राइट्स है, हमेशा देखिए कलेक्टिव राइट्स है, हमने ये तो देख ही लिया है। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? इसका सही जवाब है ये पहला संशोधन किया गया था। पहला संशोधन से क्या क्या गया था, 9th शेड्यूल डाले गए थे ताकि कुछ कानून को क्या जुडिशियल रिव्यू से क्या मिले, छुट्टी मिल सके। लेकिन AR कोल्हो केस में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कि सबको जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जा सकता। जब से केशवानंद भारती केस आया है, यानी कि 1973 से पहले को तो जुडिशियल रिव्यू से बचा गया, लेकिन इसके बाद जो भी ला है उसका सबका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये केशवानंद भारती केस के तहत क्या ये केस है, हमेशा याद रखे, AR कोल्हो केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल में दिया था उसको जुडिशियल रिव्यू से बाध्य करने के लिए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44 हमने वो भी देखे, इसके जो भी इसमें चेंजेस हो उसको नलिफाई करने के लिए। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 की राइट टू एजुकेशन डाला, साथ ही साथ क्या डाला, ये DPSP भी डाला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी है, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन ये रिलीजन वाला नहीं है, ये पे ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। ये फ्रीडम टू एसोसिएशन देखो 19 का मैं बता देता हूँ, बोलना होगा, उसके बाद क्या होगा, सभा स्थापित किया जाएगी, उसके बाद संघ होगा,
संगे पश्चात कैसे पूरा घूमना रहेगा यानी कि फिरना रहेगा, फिरने के बाद थकान हो गया यानी कि वो रुकना रहेगा यानी कि ठहरना, ठहरने के बाद क्या करेंगे वो 1 2 3 4 5 और 6 वाला क्या करेंगे हम रुकेंगे और उसके लिए जीवन जीने के लिए क्या होगा व्यवसाय करेंगे या जीवन की करेंगे। ये हमेशा याद रखिए यानी कि इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ये फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ वन चॉइस ये पे या 25 से लेकर 28 में दिया है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई, ये राइट, राइट बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई, ये राइट है। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, इसका सही जवाब है ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर था, सोशलिस्ट था और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे। और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ और कितने कितने शेड्यूल में है, 10 शेड्यूल में। किसने लाया था, राजीव गांधी जी ने। हमने 44 देख ही लिया था, आपको 34 देखना है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार अभी नहीं है, हमने देखा कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू सिटीजनशिप नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं है। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, हमने ऊपर देखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को कहा था। संविधान का प्रस्तावना, प्रस्तावना में एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, सिर्फ ओनली 1 बार। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 है, वाक और अभिव्यक्ति ये 19 में दिया है, हमने 6 देखे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा, ये कहाँ पे है, ये आर्टिकल 20 में दिया है, अनुच्छेद 22 में दिया है, हमेशा याद रखें। और 20 के 3E हमेशा याद रखें, 3E हमेशा याद रखें। 3E में कौन सा आता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, साथ ही साथ कौन सा आता है, नो डबल जियोफार्डी और एविडेंस अगेंस्ट यू। 20 में ये 3E हमेशा याद रखे, इसमें क्या है, ये एक्स पोस्ट फैक्टोला यानी कि जो भी कानून है उसी की तरह आपको सजा मिलेगी। और 3E यानी कि एंड ऑफ डबल जियोपार्डी यानी कि एक ही कानून के लिए दूसरी बार सजा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये क्या है, एविडेंस अगेंस्ट यू। एविडेंस अगेंस्ट यू का मतलब होता है कि आपने जो क्राइम किया उसके अगर पुलिस ने जबरदस्ती की तो उसके आपने जो भी बयान फोर्सफुली दिया उसका आपने अब तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा। मूल अधिकारों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, ये पूछा है। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है, यह सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, यानी कि यही सही है। मूल अधिकारों की प्रकृति स्थायी है, यानी कि प्रकृति स्थायी है, नहीं परमानेंट नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, नहीं फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मूल अधिकार केवल नकारात्मक होते हैं, नहीं नकारात्मक है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। भ्रमण करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब है ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है, क्योंकि ये है। और देश के अंदर घूमने का अधिकार ये 19 के तहत है। अंदर घूमने का अधिकार यानी कि देश के भीतर घूमने का, ये देखिए भीतर घूमने का 19 और 21 कैसा है, एकदम बाहर है, बाहर की दुनिया। चलो यहाँ से हमने अभी जो है यहाँ से डीपीएसपी के बारे में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, ये के न्यायोचित प्रकृति होते कि नहीं, ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं, कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। और ये कहाँ पे लिखा है कि ये न्यायोचित नहीं होंगे, ये आर्टिकल 37 में लिखा है कि दे आर नॉट जस्टिसेबल। दे आर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यस सही। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द ग्राउंड, यस ये भी सही है। दे आर इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। देखिए डीपीएसपी का काम है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, साथ ही साथ क्या करेंगे, ये वेलफेयर स्टेट की भी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए डीपीएसपी को क्या कहा था, डीपीएसपी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नोवेल फीचर कहा था, हमेशा याद रखे। और ये आर्टिकल का 37 में लिखा है कि ये दे आर नॉट क्या, यानी कि ये जस्टिसेबल है, दे आर नॉट फोर्स बाय लॉ, एनी लॉ। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी, इसका सही जवाब है ये तेलंगाना ने बनाया था, ये अनुच्छेद 41 का यूज करके। और अनुच्छेद 41 में क्या है, यहाँ पे है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड
पब्लिक असिस्टेंट, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, हमें देखे राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट देता है ये डीपीएसपी 41, हमेशा याद रखिएगा। ये उस समय न्यूज में रहा था, इसे ये 2022 में पूछा था और ये 2024 में भी अभी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन हमेशा ढंग से पड़ेगा क्योंकि ये क्या सही नहीं है। दे दे प्रकृति दे आर इन पॉजिटिव नेचर, यस सही है, दे पॉजिटिव नेचर। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यस ये भी सही है। ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते, ये भी सही है। दे आर लीगली एंड पॉलिटिकली बाइंडिंग, देखिए ये लीगली बाइंडिंग हमेशा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि ये कौन सा, ये सही नहीं है। क्या है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, हमेशा याद रखिए कि डीपीएसपी, मैं बता देता हूँ, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज ये जो है, साथ ही साथ हाँ ये लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, हमेशा याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? इसका सही जवाब है ये आर्टिकल 38 में दिया है कि क्या करेगा, स्टेट जो है वो पीपल के वेलफेयर के लिए प्रमोशन, क्या पीपल वेलफेयर, साथ ही साथ क्या करेगा, ये उनका सोशल ऑर्डर, इनका सोशल ऑर्डर वो भी यानी कि मेंटेनेंस करेगा, इसके लिए ये अनुच्छेद 38 जो है वो दिया है। और आपको देखना है कि हमने 37 में देखा कि क्या डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, ये 37 में लिखा है। और 13 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस रूप को राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया है? उन्होंने क्या कहा था, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, किसको, डीपीएसपी को। और हमारे जो डीपीएसपी है ये कौन से एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके मेंशन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं, हम प्रीएम्बल को कहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा भाग है, हम फंडामेंटल वाले की भाग 3 को मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज्य के जो भी है उसको कहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था ये 32 को क्या कहा था, सोल ऑफ द, यानी कि ये संविधान की आत्मा कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? इसका सही जवाब है ये 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत के मेंशन है। और 42 में क्या है, 42 में ह्यूमन एंड कंडीशन किसकी चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन चाहिए वर्क में बारे में। और मैटरनिटी लीव जो है यही 42 का यूज करके हम देते हैं मैटरनिटी लीव का। हमने 38 के बारे में ऊपर ही देखा था, क्या करेंगे, स्टेट क्या करेगा, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस करेगा, साथ ही साथ उनको क्या करेगा, ये उनको भी वेलफेयर ऑफ द पीपल करेगा ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस रह सके। और 36 में हमने देखा कि क्या है पे वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन दी, यानी कि सॉरी डेफिनेशन दी है, किसकी दी है, ये स्टेट की डेफिनेशन दी है। और डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की प्रमोशन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। हमने ऊपर ही देखा कितने जोड़े थे, 4 जोड़े गए थे, ये 4 दिया है। आर्टिकल नंबर 39 है, 39A है, आर्टिकल 33A है, साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 48A है। ये देखिए मैंने तीनों को एक्सप्लेन दिया कि ये 38A में क्या है, हमने ऊपर देखा कि इक्वल जस्टिस किसको मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा सबको, जो भी पुअर और वीकर सेक्शन रहता है उनको फ्री एंड लीगल सर्विस मिल जाएगी, यानी कि ये उनको मिलेगा। साथ ही साथ 33A में क्या करेंगे, 33A में दिया है कि पार्टिसिपेशन होगा किसका, वर्कर्स का मैनेजमेंट में और इंडस्ट्री के। इसलिए तो हमें अभी जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें वर्कर्स रहते हैं कुछ डिसीजन मेकर में, यानी कि वो बोर्ड में रहते हैं। ये इसी क्लॉज का यूज करके गवर्नमेंट उनको अप्लाई करने को बोलती है। साथ ही साथ 48A में क्या दिया है, ये हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या करेंगे, सेफगार्ड करेंगे, उनको क्या करेंगे और अच्छे से प्रमोट करेंगे ताकि हम नेचर के साथ अच्छे रह सके। ये डीपीएसपी है, ये इसलिए क्या है, ये स्टेट को सिर्फ ये क्या करने को प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी ऐसा करिए ताकि आप वेलफेयर स्टेट के बारे में आगे बढ़ सके। इसलिए यह जो भी बातें होंगी डीपीएसपी में ये एकदम बड़ी बड़ी बातें होंगी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करता है? हमने अभी देखा, कौन सा देखा अभी कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 48A। हमने ऊपर देखा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 4 डीपीएसपी जोड़े गए थे, ऊपर दिया है। और 46 आर्टिकल 48A में दिया है कि ये पर्यावरण, और 48 में क्या है, 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो दिया है। इसी का यूज करके गवर्नमेंट क्या करता है,
काउ स्लॉटर को बंदी करता है। और ये क्या है, ये गांधीयन प्रिंसिपल हमेशा रखे, ये गांधीयन प्रिंसिपल हमेशा याद रखेगा। और आर्टिकल 49 में क्या दिया है, आर्टिकल 49 में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे हम, जो भी हमारे देश की धरोहर है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल इंपावरमेंट मॉन्यूमेंट्स है, उनको हम क्या करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनका प्रोटेक्शन करेंगे। आर्टिकल 49 में दिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि ये सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका सही जवाब है ये आर्टिकल 39B में दिया है कि क्या करेंगे, वो स्टेट जो करेगा कि मटेरियल जो रिसोर्स होंगे वो सब कुछ या हम क्या कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि क्या हो सके, बेस्ट सबको कॉमन गुड मिल सके है। और 39 में कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स दिए जो कि स्टेट को हमेशा फॉलो करना होता है। ये कौन से प्रिंसिपल्स है, जैसे कि एडवोकेट मैंने कि यानी अच्छा सा मील होना चाहिए, एडवोकेट मील ऑफ द लाइवलीहुड, जीवन जीने का खाना चाहिए, साथ ही साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, रिसोर्सेज का, किसके, कॉमन कम्युनिटी के बीच, ताकि कॉमन लोगों के बीच, ताकि क्या होगा, सोसाइटी अच्छे से ग्रो हो सके। साथ ही साथ क्या करेगा स्टेट, हेल्थ के बारे में करेगा, हेल्थ क्या करेगा, हेल्थ का प्रिवेंशन भी करेगा, साथ ही साथ चेक करेगा ताकि क्या हेल्थ का यानी कि आपकी लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूवमेंट हो सके। साथ ही साथ और कौन सा है, पे फॉर इक्वल वर्क, जो भी काम करते हैं, एक ही आदमी अगर एक काम करेगा और दूसरा सेम काम करेगा तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सेम वेतन होना चाहिए, ये भी करेगा। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हेल्थ हेल्थ की भी बारे हमने देखा। और स्ट्रेंथ, वर्कर को जो भी है उनको क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ करेंगे। ये 39 के कुछ सर्टन प्रिंसिपल से हमेशा याद रखेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितावा को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब है ये अनुच्छेद 46 है। यहाँ पे दिया है कि क्या करेगा, प्रमोशन इन एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ये डायरेक्टली मेंशन है, ये 46 में ये स्टेट करेगा। 47 में हमने अभी देख ही लिया था, क्या करेगा कि हम करेंगे राइज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन राइज करेंगे। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको बढ़ावा देंगे। और क्या करेंगे, और पब्लिक जो हेल्थ है उसको इंप्रूवमेंट करेंगे, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूवमेंट करेंगे। ये 47 में हमेशा याद रखें। न्यूट्रिशन को राइज करेंगे, जो छोटे बच्चे उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को भी बढ़ावा देंगे। ये अनुच्छेद 47 में है। और 45 में क्या है, ये 45 में अनुच्छेद में 45 में क्या है, ये चाइल्डहुड केयर के बारे में है। जो 6 साल के छोटे बच्चे होते, 0 से लेकर 6 4 तक, उनके क्या करना है, उनका चाइल्डहुड केयर यानी कि अच्छे से हो सके उसका चाइल्डहुड केयर करेंगे। साथ ही साथ उनको क्या देंगे, हम एजुकेशन भी देंगे, अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो ये दिया जाता है। 46 हमने 48 में तो ऊपर ही देख लिया कि क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का भी है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसी का यूज करके क्या करता है, काउ स्लॉटर का लॉ बनाता है गवर्नमेंट। हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, ये देखा कि 44 को हमने अब देखा कि कॉमन नागरिक संहिता बनाएंगे, ये है यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 में क्या है, कॉमन नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है पता है, ये उत्तराखंड है। साथ ही साथ सेकंड राज्य गुजरात है, गोवा में तो ऑलरेडी था। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ आर्टिस्ट एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये जो है ये अनुच्छेद 49 में दिया है। हमने देखा कि मॉन्यूमेंट्स की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये कहाँ पे, ये 50 में, अनुच्छेद 50 में ये दिया है। साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करना और उसका सुधार तथा देश के वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये अनुच्छेद 48A में दिया है, हमेशा याद रखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि से प्रत्येक स्मारक या स्थान की हमें रक्षा करनी चाहिए? हमने अभी देखा अनुच्छेद 49 में। और 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और ये क्या है, ये लिबरल डीपीएसपी है, लिबरल और इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। 48 में ऊपर ही हमने देखा कि क्या दिया है, प्रोटेक्शन करेंगे, किसका करेंगे, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे 48 में। 39 में तो हमने देख ही लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे देखे सही नहीं है। स्त्री और पुरुष के उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण देख लिया, हमने देख लिया कि ह्यूमन कंडीशन चाहिए, अच्छे चाहिए, 42 में दिया है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए, ये भी देखा हमने। केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान, ये नहीं, ओनली फॉर मेन के लिए नहीं, कि नहीं ये सबके लिए है, यानी कि अब ये सही नहीं है। और क्या, कुछ ही हाथों में संपत्ति के
संकेंद्र से रोकने के लिए हमने देखा कि ये 38 में दिया, यानी कि 38 में दिया है कि हमने क्या कुछ ना कुछ सर्टेन प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है, हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 45 जो है वो क्या करता है, चाइल्डहुड केयर, देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज कंप्लीट 6 ईयर, जो भी होती है प्री, लेकिन हम क्या करते हैं अभी प्री नर्सरी स्कूल में डाल देते पैसा भर के, तो ये गवर्नमेंट को अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लोग इतना गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट स्कूल पे या गवर्नमेंट किसी भी चीज पे ज्यादा भरोसा रखने, ये ट्रस्ट खोता जा रहा है, तो ये कंसर्न की बात है हमारे देश में। हमने देखा कि आर्टिकल 38 के बारे में देखा, आर्टिकल 39 भी देखा है, और 40 तो आपने पता होगा, ये क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में है। मैं याद कर, मैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का गांधीवादी का सिद्धांत है? देखिए गांधी जी के सिद्धांतों का हमेशा याद रखें कि गांधी जी क्या कहते हैं कि हम गांव में जाएंगे, यानी कि विलेज पंचायत होगा, ओके, यानी कि 40 नंबर, यानी कि ये देखिए आर्टिकल 40 है, कहाँ पे है 40, ये सोशलिस्ट डे है, मैं बता देता हूँ। कॉटन विलेज, यानी कि क्या करेंगे हम, विकर सेक्शन को प्रमोट करेंगे, विकर सेक्शन के लिए है, हमने देखा विकर सेक्शन ऊपर ही देखा था अभी। साथ ही साथ क्या करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे, यानी कि एग्रीकल्चर। साथ ही साथ कौन सा है, ड्रग्स नहीं लेंगे, ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, उसका प्रोहिबिशन है। और साथ ही साथ कौन सा है, काउ स्लॉटर, काउ को यानी कि हत्या वाला, हत्याबंदी, ये 48 में है, ओके। और कॉटन इंडस्ट्री की जो विलेज पंचायत, और ये कौन सा है, ये ग्राम पंचायत संगठन, यानी कि इसका सही जवाब ये है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशियल एग्जीक्यूटिव, हमने देखा ये अनुच्छेद 50 में है। तो सेक्युलर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 में है। समान काम के लिए समान वेतन, वर्क पर पे इक्वल वन दे दिया है। देखिए ये सोशल डीपीएसपी दिया है, यानी कि सोशलिस्ट डीपीएसपी यहाँ पे दिया है, कौन से 38, 39, 39A, 39B, 41, 42, 43, 43A, 47, हमने देखा कि 42 किसके लिए, मैटरनिटी लीव वाला है, 43, 41 में आप पूरे के पूरे चेक करते रहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए, हमने देखा ये अनुच्छेद 44 में है। साथ ही साथ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये 43 में क्या है, ये दो प्रकार के है, हमने देखा 43A में क्या है, मैनेजमेंट में कौन होंगे, वर्कर होंगे, किसके, इंडस्ट्री के, ये हमने क्या से डाला, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला है। साथ ही साथ क्या करेंगे, साथ ही साथ एक लिविंग वेजेस भी देंगे, लिविंग वेजेस किसके लिए, वर्कर्स के लिए, ये भी है, ये 33A में है, ये 33 में है। साथ ही साथ हमने देखा कि क्या करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर करेंगे, एजुकेशन देंगे, जो भी 6 ईयर बिलो की है, ये 45 में है। अगला, वह एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का यह प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है ये 39 है। हमने देखा कि 39 में कुछ सर्टन प्रिंसिपल है, 5 टाइप्स के सर्टन प्रिंसिपल हमने ऊपर देखा है। 39 41 में हमने देखा कि 41 में क्या करेंगे, 41 में राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस देगा कौन, स्टेट देगा इन सर्टन केसेस में, ये 41 में दिया है। 40 में तो पता है आपको, ये विलेज पंचायत, आप गांव में रहते होंगे तो ये बढ़िया बात है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार का सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के किस डीपीएसपी के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है, हमने देखा कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री ये 48 में है। हमने देखा कि गांधी जी का तत्व यूज करके क्या करेंगे, काउ स्लॉटर को भी बंद करेंगे, ये 48 में है। और 47 में क्या है कि हम न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो सके, हमारी पब्लिक हेल्थ यानी कि इंप्रूव हो सके पब्लिक हेल्थ। ये किसका काम है, ये स्टेट का काम है। और 46 में ऊपर देखा कि SC ST वीकर सेक्शन के प्रमोशन करेंगे, किसके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में है। अगला देखेंगे, मैं ऐसे ही लूंगा ताकि आपको ये पूरा पूरा याद रहे। एक पिता अपने बेटे, नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। ये पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहा था? देखिए सबसे पहले तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या फंडामेंटल ड्यूटीज डाला था। कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी में डालकर हमने भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज डाले हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेड किए थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने 10 डाला टोटल। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या, वो 11वां डाला कि हम क्या करेंगे,
हम इसको 86 में क्या है राइट टू एजुकेशन भी डाला था, तो इसी वजह से कितना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली सिर्फ भारतीयों के लिए है, किसी और के ऊपर ये अप्लाई नहीं किए जाते, ये हमेशा याद रखेगा। तो कौन सा है ये यानी कि संस्कृति विरासत को परिचय कराते, ये आर्टिकल नंबर 51A में दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनके उनके लिए और उसके लिए संगठन में व्यवस्था करनी शामिल है, ये किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हमने देखा कि 42 के अंतर्गत ह्यूमन कंडीशन भी देंगे, साथ ही साथ मैटरनिटी लीव भी देंगे। हमने देखा 43A में मैनेजमेंट में क्या होगा, वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा। 45 में तो आपने देखा ऊपर ही देखा, हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड का क्या करेंगे, उनको प्रमोट भी करेंगे ताकि 0 से 6 बच्चों को हम एजुकेशन में देंगे। और 43 में 2 देखा हमने, 43A में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन देखा, और 43 में क्या देखा हमने, शायद मुझे कौन सा, हाँ लिविंग वेज देंगे, लिविंग वेजेस देंगे किसी वर्कर को। और 44 तो पता है। अगला पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वो पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है कौन सा ही करेगा, ये 47 में है। क्या करेंगे, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करेगा, साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ये कोशिश करेगा। ये 47 में, 44 तो हमने देख लिया, 45 और ये तीनों भी देखे। ये यूजीसी हमेशा चर्चा में आपको भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया? हम तो अभी देख रहे हैं ये किसमें है, डीपीएसपी में है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऊपर ही देखा। फंडामेंटल राइट्स ये किसमें भाग 3 में मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1200 लेकर 36 तक, 1200 लेकर कितना 35 तक है। प्रियम्बल ये हमेशा याद रखे, प्रियम्बल में सिर्फ ओनली एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार। और कौन से संशोधन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ओनली एक ही बार क्या किया, संशोधित किया गया, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। और ये प्रियम्बल की जो प्रस्तावना है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमने ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन माना था, उसको मॉडिफिकेशन करके हमने प्रियम्बल की प्रस्तावना बना दी है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन के संबंधित है? हमने वो बहुत बार देखा, ये कौन सा होगा, ये 48 होगा। 29 और 30 हमने किसके बारे में है, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। और आपको देखना है कि 84 और 92 के हमेशा भाग ये पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल्स रहेंगे। पार्लियामेंट, लोकसभा के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आपने देखा ये कौन सा है, ये है आर्टिकल नंबर 39। हमने देखा क्योंकि आर्टिकल 99 में क्या दिया है, ये ओथ एंड अपेक्षन दिया है। ये किसके ओथ एंड अपेक्षन दिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं कोई अभी हिंट नहीं दूंगा। और आर्टिकल 59 में क्या है, ये प्रेसिडेंट्स की जो भी प्रेसिडेंट्स की ऑफिस की है उसके पूरी की पूरी कंडीशन दिया है। और 69 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एंड क्या है दिया है, ओथ दिया है, और वो क्या करेंगे, जो भी कंडीशन है वो 69 में दिया है। अगला देखेंगे, आप हमारे इंडियन पॉलिटी का रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। 2 घंटे में आपकी 750 एमसीक्यू की मैंने वन लाइनर सीरीज ली है, आपकी पॉलिटी एक नंबर हो जाएगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्यायसंगत तथा प्रसूति सहायता का पाबंद करवाता है? हमने अभी देखा ये कौन सा होगा, ये होगा 42। हमने देखा अभी ये क्या है, ये सब समान होंगे, यानी सब इक्वल होंगे लॉ के सब में से किस नीति सिद्धांत पर गांधी जी का नैतिक मार्गदर्शन का तत्वता प्रभाव है? हमने देखा क्या करेंगे, काउ स्लॉटर के बारे में, ये 48 में है। समान काम के लिए समान वेतन इक्वल पे, हमने 39 में जो सर्टेन प्रिंसिपल देखे वहां पे निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह जो है, और 39A में है। प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हमने 49 में दिया। संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? हमने देखा कहाँ पे क्या है, डीपीएसपी में क्या है, कौन से 51 में। और 51 में क्या है, 51 में है क्या करेगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट स्टेट काम करेगा। अगला देखेंगे, और 7वीं अनुसूची में देखिए यहाँ पे आया, 7वीं अनुसूची में क्या है, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट, ये तीनों की लिस्ट दी हुई है। लिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि एक एक सब लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की उपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, यानी कि ये डीपीएसपी को सबसे बड़ा बना दिया, किसके लेवल में, ये फंडामेंटल राइट्स के लेवल में डीपीएसपी को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने क्या बना दिया था, ये
डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से बड़ा बनाया था। लेकिन क्या हुआ, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ, उसमें क्या किया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों बराबर है और क्या चाहिए, स्टेट को बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। और आपको ये 3 केसेस है, उसके बारे में जरूर देखेगा। चंपारम दोहारजी केस में क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दी थी। गोलकनाथ केस में क्या दिया था, गोलकनाथ केस में ये क्या, ये मुझे केस के बारे में याद नहीं है, लेकिन जैसे ही गोलकनाथ केस के हुआ था, तब 24 और 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की थी। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, तब क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी। इसी वजह से क्या हुआ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है अभी बैलेंस है, यानी कि कोई उससे बराबर नहीं है, ये बैलेंस बनाकर चलते, क्योंकि ये क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। और बेसिक स्ट्रक्चर की डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, हमेशा रखें, कहीं भी मेंशन नहीं है, ये सिर्फ इंटरप्रेट करता है जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया, हमने देखा कौन सा, गांधी जी थे, एक समाजवादी थे और एक उदारवादी थे, ये सत्तावादी नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित निर्देशांक सिद्धांत नहीं है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक, हमने शहरी क्षेत्रों में है क्या, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहते थे, कॉटन गांव में, विलेज के यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत ये भी है, स्वास्थ्य के लिए ये भी है, और कुटीर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्माण के लिए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाला कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है, इसका सही जवाब है ये, यानी कि ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए धन का सकेंद्रीकरण नहीं, कि हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कॉमन गुड हो सके, समान काम के लिए ये भी है, तो बच्चों को जरूर ये भी है, ये भी है, यानी कि ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के डीपीएसपी सिद्धांतों के में संबंध में सही है, ये पूछा है। सही पूछा है कि दे आर पॉलिटिकल एंड मोरली एंड पॉलिटिकल बाइंडिंग, ये सही है। दे एम टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द रिच पीपल, नहीं, ये किसको करेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि सी नहीं है। यहाँ पे सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होना चाहिए, दोनों में से एक होगा। दे आर नॉन जस्टिसेबल, ये नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, नकारात्मक प्रवृत्ति का नहीं, ये सोसाइटी को पॉजिटिव तरीके से, यानी कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अगला, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे संदर्भित निर्देश, हमने देखा डीपीएसपी कौन सा है, ये 50 ने दिया है। 7वीं अनुसूची में देखना है आपको, संविधान के हमने प्रियम्बल के बारे में, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ पे हमने मिलता, हमने देखा कि ये डीपीएसपी में है, ये है, और ये अनुच्छेद 51 में दिया है। अगला देखिए, में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक सही है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं, हम क्योंकि हम हमारे प्रियम्बल में क्या है, हम सेकुलर है, ये नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सही है, यानी कि इसका सही जवाब सी होगा। में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, कौन सा जोड़ा गया है, ये हमने देखा कि ये पहले से ही था, ये 40 थे। गोहत्या प्रबंधन, यानी कि 48 में है। फ्री एंड लीगली अनुसार, यस, ये जोड़ा गया था 39 ए में। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने देखा कि 44 में है। 39 ये जोड़ा गया था, हमने 4 जोड़े थे डीपीएसपी में, आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा बता रहना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है, ये पूछा, इसका सही जवाब होगा ये नहीं है, कौन सा, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट टू वर्क, ये भी दिया है, हमने देखा कि 6 साल के बच्चों को हम क्या करेंगे, उनको शिक्षा भी देंगे। सेपरेशन जुडिशियरी, ये 51 में है, यानी कि सी नहीं है। के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध करने का मौजूद है, हमने डीपीएसपी में 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं जोड़ा गया, इसका सही जवाब है सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये नहीं जोड़ा गया था, हमने ऊपर देखा कितने 42 कॉन्स्टिट्यूशन से 4 जोड़े थे, ऊपर हमने देखा है। में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया, ये है केटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, केटी शाह जी ने कहा था, और डीपीएसपी को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा क्या था, डीपीएसपी को नोवेल फीचर कहा था, हमेशा याद रखिए नोवेल फीचर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, हमने देखा ये 37 में है, 38 में भी देखा, 39 में भी देखा, पूरे हमने देखे, अभी जरूर आप रिवाइज करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये सही है, कार्यपालिका से न्याय, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी है, ये नहीं है, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि ये
डीपीएसपी नहीं, ये फंडामेंटल राइट हुआ था, लेकिन हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे बात किया है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? हमने देखा किससे, न्यायपालिका का न्यायपालिका का कार्यपालिका यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 50 में शायद 50 प्रमोशन ऑफ, ये 51 है, 51 है, और एनिमल है ये 48 है। न्यूट्रिशन और जो भी कहाँ पे राइज ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, ये डीपीएसपी कौन सा करेगा, हमारा 47 करेगा। में से भाग 4 के तहत हेतु नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये 17 में है, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है, ये सही है, ये 50 में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। के संविधान के अनुच्छेद 41 के कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब ये मेडिकल असिस्टेंट का ये नहीं किया गया। राइट टू वर्क का किया गया है, तो राइट टू वर्क म्हणजे यानी कि बेकारी आ जाएगी। टू एजुकेशन किया गया है, एंड टू पब्लिक असिस्टेंट किया गया, यानी कि ओल्ड ओल्ड में दिया जाएगा और बीमार सिकनेस में दिया, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट की ये जो बात है ये 41 में नहीं की गई। नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमने देखा 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 43A में क्या है, प्रबंधों, ये तो सही है। आर्टिकल में ये क्या है, 40 में हमने देखा क्या, ग्राम पंचायत ये काम पाने का अधिकार नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं, ये सही नहीं है। ह्यूमन एंड जस्ट कंडीशन ये भी सही, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए था, बाकी सब सही है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? हमने देखा 2 में सिटीजनशिप है, 3 में फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 में क्या है, ये डीपीएसपी है, और भाग 5 में क्या है, सेंटर है, सेंटर। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा? ये जो है ये कौन का स्टेट कदम होगा, और ये स्टेट यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट मतलब होता है कि पूरा ओवरऑल हमारा भारत देश के बारे में ये बात की गई है, हमेशा याद रखेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को स्पष्ट करते हैं। ये उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही जवाब है ये ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा ये कथन कहा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाबा अम्बेडकर ने कहा था नोबेल फीचर, नोबेल फीचर। अनुच्छेद में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायत संगठनों की ये 40 है? ओके, 51 में क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश यानी कि डीपीएसपी 44 वे संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था? हमने देखा उद्योग को यानी कि राइट, यानी 53 को कौन सा है, कौन सा जोड़ा गया था, व्यक्तिगत समूह को तो जोड़ा गया था, ये राइट राइट ऑफ वर्क पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये जोड़ा गया था ना, हाँ ये भी जोड़ा गया था, ये भी, यानी कि नहीं जोड़ा गया था, ये पूछा गया, ये जोड़ा गया पूछा, यहाँ पे नॉट पूछा गया, ये नहीं जोड़ा गया था। ये 39A में जोड़ा गया था, ये पर्यावरण भी जोड़ा था, ये भी जोड़ा 33A में, यानी ऑप्शन नंबर ए ये होगा। अगला, नीति निर्देश तत्वों की सीमा संबंध है, इसका सही जवाब है ये उपयुक्त सभी, केवल राजनीतिक, केवल आर्थिक, केवल सामाजिक। में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी कि गो संरक्षण है, पर्यावरण प्रोटेक्शन है, साथ ही फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स। 14 ये नहीं है, हमेशा याद रखिए ये नहीं है। मद्य निषेध भी है। हम क्या करेंगे, 0 से 6 वर्ष बच्चों को उनका लाइवलीहुड भी करेंगे, साथ ही साथ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन देंगे 0 से 6, यानी कि 14 साल तक नहीं, 0 से 6 साल तक है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप पॉलिटी की रिवीजन जरूर देख सकते और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी सीरीज देखिएगा। हम आने वाले लेक्चर में और भी अच्छा फ्री वीडियो कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद।